इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की और वेलकम टू FAR2। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि FAR2 FAR1 से ज्यादा आसान है और ये बात जो आप सीनियर्स हैं आपके उससे भी इंशाअल्लाह सुन लेंगे कि जो है जब वो अभी पेपर भी उन्होंने दे दिया है कि FAR2 FAR1 से ज्यादा आसान है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना इसका रिजल्ट 30% 35% FAR1 से अच्छा आता है, इतना अच्छा नहीं आता है। उसके पीछे वजह पता है क्या है सर? इसके अंदर बच्चा ना कवरेज पूरी नहीं करके जाता है। कुछ सिलेबस को ऐसा डिफाइन किया गया है कि कुछ टॉपिक्स को, जैसे एक टॉपिक है मैं आपको बताता हूं, उसको ना उसने पिछले 20 अटेम्प्ट में सिर्फ एक दफा छोड़ा था, 19 में लगातार पूछा था। कंसोलिडेशन सुना होगा आपने। पिछले अटेम्प्ट में उसको छोटा कर दिया और उसके साथ उसका एक जोड़ीदार था जिसको पिछले 20 अटेम्प्ट में मुश्किल से 5 दफा पूछा होगा और पिछले आप समझे 6 अटेम्प्ट में तो पूछा ही नहीं था, मतलब बड़ा सवाल। उसके ऊपर क्या हो गया? बड़ा सवाल। वही जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 के साथ हुआ था बचपन में। तो इसका मतलब क्या है कि सर ICAP थोड़ा सा चीजों पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आ जाए ग्रेड काजी अमर होते आ जाए, आप थोड़ी देर में आ जाए। तो सर बेसिकली इशू यही है कि ICAP जो है थोड़ा सा चेंज भी चल रहा है, चीजों को लेकर के अलग भी चल रहा है। और ICAP तो ICAP है ना यार, कुछ भी कर सकता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर ये मैं आपको बता दूं कि FAR2 जो है, फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि FAR1 के मुकाबले में पास करना आसान है। ये पेपर वो पेपर था जिससे मैंने टीचिंग शुरू की बैक इन 2015 और जो है फिर इसके बाद माशाल्लाह इसी पेपर में मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के। तो ये पेपर से मुझे एक इश्क है। FAR1 में मैं आया था 2017 में, फिर FFR में मैं आया 2021 में। तो सर ये जो पेपर है, ये पेपर दिल के बहुत करीब है और मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं कि ये अगर आपने इंशाल्लाह सारी क्लासें ले ली तो आप बड़े आराम से पास होंगे। शायद FAR1 में मैंने ये गारंटी क्यों नहीं देता, क्योंकि सर वहां पर कुछ टॉपिक हैं अजीब से जिनको यू कांट कंट्रोल। यहां पर अगर आपने चीजें सही से की ना तो सब चीजों को। उसके सबसे बड़ी वजह क्या है सर? FAR1 के अंदर कुछ टॉपिक थे जो नॉन IAS बेस्ड भी थे। सही है, आपने कहा सर ये NPO टाइप ये वो है ना सर, लेकिन सर यहां पर जितने भी टॉपिक्स है ना सब किसके बेस्ड है? IAS। कोई बेकार टॉपिक मतलब जो नॉन IAS बेस्ड है वो नहीं है। तो आए सर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो ओरिएंटेशन है और हम पहले वही सिलेबस लिखेंगे, क्विकली आपको चीजें रिवाइज भी कराएंगे और इंशाल्लाह जो है फिर हम आ जाएंगे सर कोर्स एलोकेशन क्या होगी, कैसी होगी। काजी इंशाल्लाह अच्छा खासा पोर्शन पढ़ाएंगे। काजी तो काजी है फिर, है ना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार काजी क्योंकि फुल टाइम भी है माशाल्लाह, तो काजी का हक बनता है कि अब FAR2 की चीजें उनकी तरफ इंशाल्लाह जाती भी जाएंगी। तो आए सर, अब आते हैं सिलेबस वगैरह सब अभी मैं आपको बताऊंगा सब। सबसे पहले याद है टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको याद है टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी लेवल? हाँ जी, ऑनलाइन वालों जरा बताओ टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या होता है, कितने नंबर? टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या है? टेस्टिंग लेवल 1। 2 का मतलब क्या है बच्चा? मैक्सिमम 20। मैक्सिमम। और 3 का मतलब क्या है? हमने कहा 25। और आपके सिलेबस में 3 का कोई भी टॉपिक नहीं है। प्रोफिशिएंसी लेवल पे आते हैं सर। प्रोफिशिएंसी लेवल कितनी तरह के होते हैं? हमने कहा सर पहला बेसिक, दूसरा क्या है? चीता, तीसरा वैशी। तो अब मुझे बताएं आपके सिलेबस में सारे टॉपिक किस लेवल के हैं?
चीते लेवल के हैं। आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक वैसी नहीं है, ना बेसिक है। यहां तक क्लियर है? अब सर आते हैं, यहां पर भी ग्रिड जो है वो 3 हिस्सों में तोड़ी गई है। ग्रिड ए जैसे FAR 1 में थी, है ना, लेकिन सर यहां पे ग्रिड ए जो है ना उससे बड़ी सिंपल रखी है। उसने 2 टॉपिक रखे ग्रिड ए में, कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स। सही है सर? कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स, ये 2 टॉपिक उसने ग्रेड ए के अंदर रखे हुए हैं। फिर इसकी ग्रेड बी भी FAR 1 की तरह ही है, छोटी है ना, जिसको मैं जैसे FAR 1 में याद है मैं कहता था EPS रेशोस वाली ग्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट है पास। तो सर यहां पर है IAS 38 इंटेंजिबल, अभी IFRS 16, IAS 41 और IFRS 9। ये 4 टॉपिक जो हैं सर यहां पर आपको मिलेंगे। फिर हम आते हैं ग्रेड सी में। ग्रेड सी में बाकी सारा है। IFRS 15, लास्ट टाइम ICAP ने इसको भी जरा ट्रेंड चेंज किया। इसके ऊपर वैसे तो एक टेस्टिंग लेवल 2 है, 4 अटेम्प्ट से टेस्टिंग लेवल 1 के हिसाब से पूछा था, 6 नंबर 7 नंबर। पिछले अटेम्प्ट में बड़ा सवाल पूछ लिया। IAS 10 प्लस IAS 37 प्लस IFRIC 1, इन तीनों का ICAP एक साथ ही यूजुअली लेकर के आता है। IAS 21, IFRS 8। तो सर ये बेसिकली आपकी ग्रेड है, इतने ही टॉपिक है। और मैं 12, हाँ एक और चीज तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया हूं इसमें, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है टैक्स में, FAR 2 में भी है सर। बस वहां पर टैक्स वाले बाबू जो हैं उनको कैसे एथिकली स्ट्रांग होना है ये बताया गया है। यहां पर अकाउंट जो बंदा देखिए, मैं आऊंगा, अकाउंटेंट 2 तरह के होते हैं जो कहा जाता है, होते हैं अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री। इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है? फर्म वाला। और इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जो कि यूजुअली लोग होते हैं जो कि जॉब शॉप कर रहे होते हैं। सही है सर? तो आपको क्या बनना चाहते हैं लॉन्गर रन में, इन प्रैक्टिस या इंडस्ट्री? कितने लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री, कितने लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस? सर याद रखें जो इंडस्ट्री है ना, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में ज्यादा सुकून है, लेकिन बाहर जाना है तो फिर हमने कहा कि सर फर्म से बेहतर कोई जगह ही नहीं है। तो इंडस्ट्री में ज्यादा सुकून है, लेकिन बाहर जाना है तो फर्म से बेहतर कोई जगह नहीं है। बस मैं ये देख लूं उनके मार्क्स कितने हैं। 25 से इसमें हो आखिरी भला को तो हमने लिखा ही नहीं है। आए सर आए, अब हमने कहा ये जो ग्रेड है ये ग्रेड है 25 से 35 नंबर की, ये ग्रेड भी 25 से 35, और ये जो ग्रेड है ये 35 से 45। अब सर इसके अंदर जो T1 वाले टॉपिक्स हैं वो मैं उनके आगे T1 लिख रहा हूं, जिनके ऊपर ICAP भैया बोले कि भैया हम जो है, और इसका वैसे एक बीबी टॉपिक भी है उसको भी लिख ही लेते हैं, SIC 32। चलें सर, सर ये पूरी ग्रिड मैंने आपके सामने रख दी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अच्छी बात, ये मेरे हिसाब से
इसका कोर्स FAR1 के मुकाबले में आर्स में भी थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है, सही है ना। हाँ, इसके अंदर कुछ बड़े टॉपिक्स हैं जो कि टाइम ज्यादा पीते हैं, जैसे कंसोलिडेशन वगैरह। सही, कंसोलिडेशन इस दफा मोस्ट प्रोबेबली सर काजी कराएंगे, ठीक है। तो सर काजी मेरे ख्याल में कंसोलिडेशन कराएंगे तो आप समझें कि 22 क्लास से 24 क्लास से तो पक्की है, सही है। मतलब 16 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाइए, सही है। मतलब जितना 16 है ना उसको 1.75 कर ले, सही है, आ जाए। तो आए सर, आए सब, सबकी तवज्जो इधर। अब सर देखें, ये जो ग्रेड है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि इसको पास करना आसान है। क्यों पास करना सर आसान है? ये 4 टॉपिक उसने दिए हैं और इसके अंदर चारों टॉपिक ऐसे हैं कि तुमने अगर समझ लिए ना तो पेपर में इनका सवाल बड़ा आसान है, स्ट्रक्चर्ड वे में आता है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, चारों में, है ना सर। अब रेशियोज की तरह नहीं कभी ऐसा सवाल आ रहा है, कभी वैसा आ रहा है। लीजिस के अंदर 95% सवालों में आपको जो है ना टेबल बनाना होगा एक, जैसे बैलेंस शीट तुम बनाते हो ना, वैसे एक लीज स्केड्यूल बनता है, टक टक टक, ये इतना इंटरेस्ट इतना, वो बना दिया। समझने में शायद क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में आसान है। 38 तो तुम बहुत एंजॉय करोगे, सही है। 38 तो 16 का आप समझ ले भाई है। देखो 16 बड़ा भाई, 38 दरमियान में, 40 नीचे। तो तुमने बड़ा भाई और सबसे छोटा पड़ रहा है, ये बीच वाला भाई है, तो वैसे ही शरीफ होता है, मजलूम होता है, सही है। यहां पर गाय भैंस की अकाउंटिंग, फिर यहां पर सूदी मामलात, जो नेक रुएं होंगी तुम्हारे अंदर उनको थोड़ा मसला होगा यहां पर, सही है। क्योंकि सर यहां पर बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ हल्का सा था ना कि यार वो क्वालिफाइंग कैपिटलाइज, ये तो भाई पूरा सूद के अंदर चले जाएगा। बट नहीं, इसमें कुछ शेयर्स के बारे में भी काफी बातें हम पढ़ेंगे। सर अगर मैं आपसे पूछूं ना, मुझसे अगर पूछे ना, पूरा सिलेबस आसान है, एक टॉपिक ऐसा है जो कि आसान तो है लेकिन उसके अंदर इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि आप उसको संभालते संभालते जो है ना, मैं बच्चों को यही कहता हूं कि भाई देख, इसको एक दफा क्लास के साथ करना है, फिर एंड में अलग से 3 दिन आखिरी के महीने में 2 दिन इसके लिए रखना है, और वो टॉपिक है IFRS 15। सर मतलब इसके अंदर आप क्या कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है, इम्तियाज ने जो गए लॉयल्टी कार्ड पढ़ा हुआ है घर पे, कभी शॉपिंग की उतने की, वो लॉयल्टी कार्ड की अकाउंटिंग कैसे होगी ये सिखाएगा तुम्हें, सही है। मतलब ये आपको बताएगा कि ये एसी वाला जो बेचारा आके एसी लगा भी रहा है और एसी भी बेच रहा है, वो कैसे अपना रेवेन्यू बुक करेगा। मतलब ये दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है, रेवेन्यू अकाउंटिंग। मतलब तुम दर्जी जो है, तुम्हारी फरमाइश पे तुम्हारे कपड़े, मतलब तुम यहां पर एक अजीब बात सीखोगे। आलियान ने दर्जी को कहा कि भैया मेरे कपड़े सी दे। अब दर्जी ने कहा इसका साइज तो किसी और को फिट भी नहीं आएगा, सही है। तो दर्जी अभी कपड़े पूरे सिए नहीं है, लेकिन आलियान के लिए बना रहे हैं तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर ये आपके कॉन्सेप्ट को ऐसा हिलाएगा कि भाई मतलब एक तो ना चीज डिलीवर कर दी, तो आलियान का पजामा भी सी लिया, मतलब भाई अब पजामे की हद तक का तू रेवेन्यू, तो ये बातें आप लोग पढ़ेंगे सर। बाकी ये तो सारे टॉपिक। तो सर FAR2 का ये आप सबने अगर कॉपी कर लिया तो ये इतना, मतलब मैं अपना इंटरेस्टिंग सब बॉडी में आपको बताऊं, इसके अंदर कितने बच्चे इस अटेम्प्ट में ऑडिट देने का इरादा रखते हैं, सही है। तो जो बच्चे ऑडिट देने का इरादा रखते हैं ना, तो उनको याद रख लें, और आप लोग भी जवाब दें, ये 2 टॉपिक और ये तो आपको ना घोल के पी जाने। आपको कैफ 8 के सिलेबस में ना ये इतने मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये इतने क्यों हैं। तो सर बेसिकली ये हमारी पूरी की पूरी जो एक सिलेबस की थी, अब तक जो काजी ने 2 टॉपिक चूज किए वो कंसोलिडेशन है और IS 38 है। 2-3 उनको और भी देंगे, सही है। काजी को 2-3 और भी देंगे, और जो है क्योंकि काजी मुझे लगता है कि 2 में तो उनका पूरा इतना होगा नहीं, सही है ना। तो इनको नहीं, कुल मिला के देखा जाए ना तो ये चले इसके अंदर लगेंगी 7 क्लासें। ये काजी कम से कम 20 क्लासों में मैं लेकर जाता हूं, तो मैं इसको 14-15 में कराता हूं, तो काजी 20 क्लासें तो लाजमी लेंगे, सही है ना। तो आप समझ जाए 20, 26, 27 और शायद 2-3 मेरे ख्याल में और भी होंगे। तो आए सर, यहां तक क्लियर है? क्रिप्टो वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, क्रिप्टो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे अब तक आए सर। ऑनलाइन वालों तुम लोग क्लियर हो? कोई सवाल है बेटा यहाँ पे? हाँ जी, टैक्स नोटिस कोई सवाल?
नहीं, अब मैं आपको चले नाम भी ये समझा। IAS 38 इंटेंजिबल, IFRS 16 लीजेस, IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 15 रेवेन्यू, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, IAS 37। काजी का इस पे भी बहुत नियत है। मैंने कहा सर ये थ्योरी वाला है, ये आप सोच लें, मतलब इसके अंदर जो है ना थ्योरी फका देने का, चले देखते हैं। IAS 21 फॉरेन करेंसी, भाई पाकिस्तान में रहते हो ना, तो अब आपको पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है, हमारी जो फील्ड है ना सर, कल मैं एक शादी में गया था, वहां पे एक स्टूडेंट मिला, उसने कहा सर उसको माशाल्लाह अभी CA क्वालिफाइड नहीं है, उसके 2 पेपर बाकी हैं, आर्टिकल उसकी नवंबर में खत्म है, उसको अभी से एक US कंपनी ने, जिसका बैक ऑफिस यहाँ पे, देखें हम जो पाकिस्तानी लोग बाहर है ना, वो बोलते हैं यार हम वहां के अकाउंटेंट को क्यों रखें, बहुत महंगे पड़ते हैं, अब तो दुनिया ग्लोबल है। तो वो क्या करते हैं, जो वहां पर उनको पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट पाकिस्तानी टर्म्स में 50 लाख का पड़ता है ना, वही सेम कैपेबिलिटीज वाला डिपार्टमेंट आप पाकिस्तान सेम टाइमिंग में 15 लाख में खड़ा कर लेते हो। तो मेरा स्टोर साहब आपसे मुझे एडवाइस दी, बोला सर 2 पेपर लेते हैं, उसकी यूसुफ आदिल मतलब डिलाइट्स जो था उसकी आर्टिकल्स है, बोला सर 2.5 लाख प्लस गाड़ी की ऑफर है। सही है, 2 से दोपहर 2 से रात 10 के टाइमिंग। अब आप सोचें 4 डेज आ वीक काम है, 5वां दिन वर्क फ्रॉम होम है। सही है, तब उसने मैंने कहा, तो उसने कहा सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अच्छा खैर उसको बाहर जाना था, तो मैंने कहा देख पहले EY भी एक EY का एक डिपार्टमेंट है, आप लोग अभी इंशाल्लाह FR2 में बहुत सारे EY रैपिड, शायद आपने नाम सुना हो, तो EY जो बाहर का ऑडिट करता है, तो मैंने कहा देख वहां पर नहीं होता तो फिर बेटा यहीं पे जा, क्योंकि वहां पर ये भी चांस है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो 3-4 साल में पेरेंट जो कंपनी है वो US से भी बुला लेती है, बंदा अगर तगड़ा हो। अब सर जब आप वो अकाउंटिंग करने पे आते हैं ना, तो वहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है IAS 21। ये IFRS 8 के ऊपर आऊंगा, ये वाहिद स्टैंडर्ड है जो कि आपसे एक भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनवाता, ये सिर्फ बोलता है डिस्क्लोजर दे दो बस, ठीक है। फिर कोड ऑफ एथिक्स 1 घंटे की मार है। सही है, 1 घंटे में कोड ऑफ एथिक्स आप कवर कर लेंगे। IAS बच्चों से आपने इसके बारे में अक्सर सुना हुआ होगा, इनकम टैक्स इसका नाम है, और मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स डेफर्ड टैक्स इसका हिस्सा है। ये जो टॉपिक है ना सर, ये आपको ACCA से मुमताज करता है। ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना सर, तो जो आपको इज्जत मिलेगी। कैसे? जब हम CA फर्म्स में जाते थे ना ऑडिट करने, अब आपको आप अभी जो बच्चों ने ऑडिट नहीं, आप ऑडिट में जाएंगे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। ये थ्योरी होती है। अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं ना सर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब? प्रैक्टिकली ऑडिटेड अकाउंट्स बनाता है मैनेजमेंट, बोलते हैं हमें आते ही नहीं है, या आते भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सुस्ती है, तू पढ़ रहा है या पढ़ रही है ना, तो भाई तुम प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें देते हैं ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स बनाओ। अच्छा जो बना भी देते हैं ना, वो IAS 12 की वर्किंग नहीं करते डेफर्ड टैक्स की। क्यों? क्योंकि सर भूल गए हुए होते हैं। मतलब आपसे अगर कोई पूछे, आपने अभी कितने बच्चे जो बैकग्राउंड साइंस का था, अब अगर मैं आपसे साइंस के कॉन्सेप्ट पूछना शुरू करूंगा ना, तो आपको थोड़े थोड़े याद होंगे, लेकिन अगर आज से 2-3 साल बाद पूछूंगा तो आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे वो फेल हो जाएगा, है ना। वजह क्या है? क्या आप भूल गए? तो सर अच्छा मैं बताऊं, हम भी क्योंकि पढ़ाते हैं ना, तो हमें चीजें याद है। अभी भी लोग जो है ना पूछते हैं, अगर हम पढ़ाना छोड़ दें ना, तो सर हम भी भूल जाएंगे। अब मेरे दोस्त वगैरह हैं, मुझसे कभी कभी ऐसे बेसिक सवाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ बेटा सर्टिफिकेट चला दे। सही है, क्यों भाई? क्योंकि सर बेसिक। चलिए सर अब आ जाते हैं टॉपिक शुरू करने में, बस एक चीज, 3 चीजों का हमें ख्याल रखना है यहां पर। अच्छा सर एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर फील करते हैं, FR1 में जो मेरे पास टॉपिक होते थे ना, उनका छोटे भी, तो उनका कोई बैकग्राउंड भी ICAP के सिलेबस में 2020 में है या नए टॉपिक थे। यहाँ पर जो भी टॉपिक है ना सर, मेजॉरिटी देखो मैं बता दूं नए कौन से। यहाँ पर जो नए टॉपिक है ना सर, वो 41 है, वो 9 है,
वो आपका IFRS 8 है, IAS 21 है। ये टॉपिक और IFRS 15 तो दुनिया सबके लेने को चेंज हो गया था, सही है, लेकिन ये भी सिलेबस में FAR 1 के वाले सवाल हम यहाँ पे करेंगे। पहले था FAR 1 में 2016 में था बस, लेकिन अफेक्टिवली ना यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 नए टॉपिक हैं जो है, बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर हम देखें कुछ सवाल हम 2004 के करेंगे, 3 के करेंगे, एक आध टॉपिक में तो हम सवाल 98 का भी करेंगे, ताकि तुम्हारा पुराने CS से ईमान उठ जाए। ठीक है सर, ये जरूरी है, क्योंकि सर आपको पता चलेगा कि यार CA उस जमाने में कितना आसान होता था। तुम में से बहुत सारा कि अम्मा अब्बाओं की शादी भी नहीं हुई थी ना उस टाइम पे, यकीन माने CA इक्वल्स टू BCom, आज का जो BCom है। क्यों सर, आप देखेंगे कुछ सवालात आपको नजर आएगा कि यार ये जो है ना बड़े आराम से हो रहे हैं, और उसके नंबर देखोगे 12-14। पर खैर उस जमाने में हालात अलग थे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था, क्लासें ICAP में होती थी, तो वो अलग कहानियां थी। चलें सर, अब आ जाते हैं 3 मेजर रीजन जो हमने एग्जामिनर कमेंट से अखज किए फेलियर के। एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से रीजंस फॉर फेलियर इन FAR 2, रीजंस फॉर फेलियर इन FAR 2। पहला रीजन सिलेक्टिव स्टडी। क्या मतलब सर, मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा जो इग्नोर होता है वो ये होता है बेचारा फाइनल अकाउंट्स। क्यों सर, ये क्यों इग्नोर होता है फाइनल अकाउंट्स? क्योंकि सर मैंने कहा ना ये नहीं बताता हूं, ये दोनों साथ हैं। 20 में से 19 अटेम्प्ट इसने यही पूछा, अभी जो 21वीं अटेम्प्ट थी ना उसमें इसके ऊपर बड़ा सवाल इसने बनाया। अच्छा, फिर ये जो है ना इसके अंदर तुमने वो याद है रिटर्न असेसमेंट अपील, इसके अंदर एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ना वो ऐसी है रिटर्न असेसमेंट अपील की। अभी नए सिलेबस में हमने उसको भी हटा दिया, सही है ना। हमने कहा ये आगे बड़े लेवल पे लेकर के जाओ, मैंने कहा बच्चों को यार ज्यादा रट्टे लगवा रहे हो, सही है ना। तो इसकी काफी हद तक तो अब, लेकिन सर अभी इस अटेम्प्ट में भी है, सही है, और पता नहीं नई स्कीम अगर इंशाल्लाह सितंबर 25 में एक्सपेक्टेड अप्लाई हो जाएगी, नहीं होती तो शायद उसमें भी हो। तो सर और सिलेबस में भी हो सकता है, अभी कमेटी में जाएगा सिलेबस, हमने फाइनल किया है, और जब कमेटी में जाएगा ना सिलेबस तो फिर वो देखते हैं क्या उठक पटक करते हैं। कमेटी में एक से एक चैंपियन बैठा हुआ है। कमेटी में एक खातून थी, खवातीन जो होती है ना उनका माशाल्लाह अलग ही लेवल है। जब उनको पता चला BFD का पेपर होता है ओपन बुक, उन्होंने तो बच्चे चीटिंग करेंगे, अरे सालों से ओपन बुक हो रहा है, मतलब सालों से। बोला नहीं कि तो बच्चा चीटिंग करेगा भाई, ये क्या बात है, अरे 20 साल से हो रहा है। अब अच्छा खवातीन की फिर से भी ज्यादा होती है ना, तो जो है वो उस वाहिद खातून ने जो 20 साल से 25 साल से, बल्कि यार 20-25 से बल्कि नहीं 20, हाँ, वो पेपर जो ओपन बुक था उसमें ICAP कहता था भाई तो 3 किताबें कोई भी दुनिया भर के लिया, तो पास्ट पेपर को ना किसी बुक फॉर्म में लेकर के आ जाए। मैं खुद एक टॉपिक छूट गया था, नहीं करके गया था, तो पास्ट पेपर लेकर गया था। मैंने कहा आया ना तो देख लूंगा पास्ट पेपर किस सवाल से मिलता है, उसके हिसाब से कर लूंगा। सर उसने बोला ये तो चीटिंग है। उसने कहा भैया क्लोज बुक, नो बुक। उसने कहा नो बुक मतलब किताब के बगैर। तो अभी पिछले 2 अटेम्प्ट से ICAP को बच्चों ने कहा यार फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर, जैसे QT वगैरह में होते हैं, बोला ICAP एक बुक निकालेगा फॉर्मूले की, बस वो बाकी किताब। हालांकि आपको पता है हमसे पहले मैंने BFD दिया 2012 में, उससे पहले आप सोचे क्या होता था BFD में, ICAP का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, वो कहता था तू क्लास का रजिस्टर लेकर आ जा पेपर में, मतलब क्लास का रजिस्टर, टीचर्स के हैंड आउट। हमने कहा बंद क्यों किया, बोला यार वो बच्चे घन मचा देते थे, हैंड आउट निकल रहे हैं, ये वो पेपर के बाद में समझ रहे, बोला हैंड आउट गिरे हुए, तो बोला यार ये सब चीजें ना, हमने कहा अब आपको भाई बोलते अभी भी उसके बाद भी था रजिस्टर चाहिए ना, हैंड रिटन नाउ आप टाइप करा के लिए। ICAP उस लेवल पे कॉन्फिडेंस में था, बच्चा फिर भी फेल होता था, क्योंकि सर ये ओपन बुक जो है ना एक स्कैम है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। FAR 1 FAR 2 भी 2 टाइम पहले था, उसी मोहतरमा की करम नवाजी थी। उन्होंने कहा भैया FAR 1 FAR 2 FAR 1 भी ओपन बुक था भाई, हाँ, लेकिन बोला यार ये क्या जरूरत है बच्चों का स्टैंडर्ड खुलवाने की, ये तो चीटिंग करते हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने पेपर दिए थे 2000 के जमाने में, बोलते थे यार वो आज कभी हम उनसे बहस करते हैं तो वो बोलते हैं भाई
ये बच्चे तो इतने ब्लेस्ड हैं, इनको इंस्टीट्यूट में टीचर हैं, इतनी रिसोर्सेज हैं, ये हैं वो हैं। आईकेप का सिलेबस डिफाइन, अच्छा ये बात तो मैंने भी पढ़ा है कुछ उसमें। सर हमारे टाइम पे ना आईकेप ये कह जाता था IFRS 15, हमारे टाइम को छोड़ो, 2016 में जब पहली दफा FAR 1 में आया ना IFRS 15, उसने बताया नहीं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं क्या क्या नहीं। इसमें 66 एग्जाम्पल है। अभी तो उसने डिफाइन कर दिया FAR 2 में भी 21 खाली पूछूंगा, 66 है। अब हम टीचर परेशान पढ़ाएं तो 66 तो पढ़ा ही नहीं सकते, आपका लेवल ही वो नहीं है। लेकिन खैर कुछ ना कुछ पढ़ाई। तो सर अब आईकेप तो वो कौंसल वाले जो समझते हैं कि आप लोग तो ब्लेस्ड बच्चे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके टाइम पे पेपर का लेवल क्या था और अब पेपर का लेवल क्या है। सही है सर। तो एक सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। फाइनल अकाउंट्स बहुत मजलूम टॉपिक है, बच्चा इसको छोड़ के जाता है। पिछले अटेम्प्ट में जो जो छोड़ के जाता था ना, आईकेप ने सबको सबक सिखा दिया। इसके ऊपर 18 नंबर का सवाल दे दिया, बोला आप कर। सही है जी जी, पिछले अटेम्प्ट में जी IS1 ये फाइनल अकाउंट्स हमने IS1 कितने नंबर का सवाल दे दिया आईकेप ने? 18 नंबर का। बोला बेटा आप करके बता। आए सर, दूसरा मसला है वो आईकेप कहता है टाइम मैनेजमेंट। हर अटेम्प्ट में वो कहता है कि यार 20% बच्चा जो फेल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सर उसको टाइम मैनेज नहीं हुआ। दिमाग में ना हमारे ब्लॉकेजेस होती हैं कि यार एंट्रीज वाले सवाल में तो मैं फंसूंगा, एंट्रीज तो मेरी बचपन से कमजोर है, ये ब्लॉकेज हमने बना ली। दिमाग के अंदर ब्लॉकेज है कि यार अगर कैश फ्लो आ गया तो ये मसला है, अगर कंसोलिडेशन आ गया तो ये ऐसा। दूसरी बात, कंसोलिडेशन इतना एडिक्टिव टॉपिक है ना, तुम 16 को भूल जाओगे। और भाई इसमें क्लास में यूं बैलेंस शीट टाई होंगी ना, अब तुम बैलेंस शीट बना रहे हो टाई, और उसमें जो ना एक मेथड है सोना मेथड, सही है, उस मेथड में आप बनाते हो ना पूरा सवाल निकल आपके सामने इजी हो जाता है ना। वो इतना एडिक्टिव सवाल होता है ना, बच्चा देखा कंसोलिडेशन पेपर में सबसे पहले उसको उठा, वो उठा तो लिया, उठ गया सही है, टाइम पी गया सर वो आपका। मतलब ये सवाल पेपर में 45, 50, 55 और उसके बाद भी अगर एक हमारे बच्चे का मसला है सर बैलेंस शीट टाई नहीं आई ना सर। 2022 में जो मेरी स्टूडेंट का मेरे गोल्ड मेडल आया था FAR 2 में सर, उसमें ना कंसोलिडेशन का सवाल में बैलेंस शीट टाई वो नहीं आई थी उसकी। फिर IS 12 में भी रिकॉन बनती है, वो भी टाई वो भी नहीं आई थी, उसका क्या था गोल्ड मेडल था, उसने 87 मार्क्स लिए थे। इन दोनों को टाई के। इसी तरीके सर एक और उससे पहले लिस्ट में एक बच्चा था मोइज मुस्तफा, वो अब माशाल्लाह क्वालिफाई भी हो गई है। सर मोइज मुस्तफा उसने ना ये 10th IS 10 में लिखने वाला सवाल होता है, 7 नंबर का आया था। देखिए पेपर में जो जजमेंट है, उसने बोला यार लफाजी में तो टाइम बहुत लगेगा, उसने कहा एंड में करूंगा। उसने कहा मुझे आता था लेकिन कब करूंगा, वो एंड ही नहीं आई। उसने कहा सर 93 नंबर का पेपर किया है। कितने का 93 नंबर का पेपर किया है, 81 नंबर है गोल्ड मेडल, सही है। उससे पहले पीर मोहम्मद का जो FAR 2 में आया, उसमें ना IS 38 का एक सवाल, किसका, उस सर IS 38 में ना एक बोर्डिंग कॉस्ट की उसने एडजस्टमेंट डाल दी। अब उसने कहा सर बोर्डिंग कॉस्ट, मैंने कहा यार रिकॉल करूंगा आ तो जाएगी लेकिन टाइम कम था। उसने कहा यार 16 नंबर का सवाल था, 2-3 नंबर की एडजस्टमेंट होगी, भाड़ में जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं ये गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में उस पेपर में टॉप किया, उनकी क्या अप्रोच थी कि यार एक 2-3 नंबर की एडजस्टमेंट है ना, टाइम पी जाएगी, सवाल पूरा नहीं कर पाऊंगा, भाड़ में जाए छोड़ो। उसने कहा सर मैंने उसको इग्नोर किया। मोइज मुस्तफा ने कहा सर ये टाइम पिएगा लिखने में, 7 नंबर का सवाल, इग्नोर। उसने कहा सर कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट टाई नहीं आ रही है ना, 12 की रिकॉन टाई आ रही है, 2 चीजें उसकी पेपर में टाई नहीं, और उसने पाकिस्तान टॉप कर लिया। मेरा अपना FFR का पेपर CA फाइनल, बैलेंस शीट टाई, मेरे साथ मेरा दोस्त उसका नाम भी आसान था, उसकी बैलेंस शीट टाई नहीं हुई, उसका गोल्ड मेडल था, उसका गोल्ड मेडल था, उसकी बैलेंस शीट टाई, उसका अच्छा खासा डिफरेंस। हम बाहर निकले, मैंने कहा क्या बोलते हैं, नहीं इतना डिफरेंस, मेरी तो टाई हो गई, रिजल्ट आई तो उसका गोल्ड मेडल था, वैसे पास था। तो इसका मतलब क्या है सर,
बैलेंस शीट टाई नहीं हो रही तो गोल्ड मेडल के चांसेस ज्यादा है। सही है सर। अब मैं तो आप सोचे सीए फाइनल का एफएफआर, उसमें तो आपकी खुद एक चीख निकल जाती है, कह रहे बैलेंस शीट कैसे टाई हो गई। सही है, मैं तो परेशान कि यार बैलेंस शीट सीए फाइनल लेवल पे कैसे, जब टाई हो गई तो अंदर तो हाँ गलत ही हुई होगी, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश। अब देखो मुझे ये तो यकीन हो गया था कि यार फेल नहीं होऊंगा। देखो बैलेंस शीट टाई का मतलब ये कि भाई कुछ तो है। सही है, देखा यार 25 नंबर का सवाल है, अरे भाई गलत मतलब 20-22 तो मैंने कहा पक्के। फिर मैंने कहा और चाहिए क्या मुझे। देखो मेरे साथ ऐसा बड़ा हुआ है, एक बीएफडी का पेपर, उसमें एसपीएम का पेपर जो अभी हट भी रहा है, वो बीएफ का पेपर था। अब 2 सवाल में उसमें बनता है बीसीजी मैट्रिक्स, तुम लोग पता नहीं अभी उसमें एमएफए में है बीसीजी शायद। सर वो जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है ना, वो जमाने में उसमें था। मैं सुबह पढ़ के गया, वो रिकॉर्ड सवाल दोनों पेपर में 16 नंबर के। और आप यकीन माने मैं हल्फियन कहता हूँ, उस पेपर पे मैंने ओवरऑल, अच्छा वो सेल्फ स्टडी लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। आप यकीन माने उस पेपर पे मैंने ना, मेरा उन दिनों में एक्सीडेंट हुआ था, उसका फिर ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं डॉक्टर के पास जाता था तो मैंने ना वो टाइम रखा हुआ था बीएम के लिए, मैं वो पढ़ता था उस टाइम पे। आप यकीन माने, अच्छा पूरी मतलब उस टाइम पे हमारा टाइम लैब्स खत्म हो गया था मॉड्यूल ई में। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा भाई छोड़ दे, पेपर में क्यों बैठ रहा है, लेकिन अंदर का जो मेमन था ना, उसने कहा यार फीस बड़ी है। मैंने कहा भाई एडवेंचर तो लेना है यार, देखो तो सही, बगैर तैयारी के मतलब अच्छी तैयारी। मैंने सिर्फ एक छोटी समरी आती थी 50 पेजेस की, मतलब उसकी बुक की समरी 50 पेजेस की आती थी, वो मैंने पढ़ी। सही है, और उसके अलावा सर पास्ट पेपर्स के जो थे ना, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की। पिछले 6 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, एग्जामिनर कमेंट्स अच्छे से पढ़ लिए, बस ये मेरी तैयारी थी। थोड़ा बहुत जो लगा इंपॉर्टेंट है, पेपर के दिन सुबह में जा रहा हूँ, जाते मैं दोस्त के साथ बाइक पे जाता था, उस टाइम पे बाइक भी नहीं थी। मैंने उसको मुझे बोला कैसी तैयारी, मैंने कहा अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा है बीकॉम का पेपर देने जा रहा हूँ। बोला जा क्यों रहा है, मैंने कहा यार चेक करना है। मैंने कहा देख 4 पेपर थे, 3 में मैंने कहा है तैयारी इसमें। सर पेपर में बैठा हूं, 2 सवाल 32 नंबर के ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे और सही से वही आते थे। मैंने कहा 32 में से ना 25 उठाने। अब मैं बाकी लोग पेपर कर रहे हैं, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैंने उनको ना बड़ा प्रॉपर लाइनें शाइनें खींच के आईकेप के पेपर में ना पूरा बीसीजी मैट्रिक्स है वो फुल। मैंने बोला इसमें से ना कुछ भी हो जाए ना, ये उल्टा भी लटक गया 25 तो देगा, बाकी 68 में से कितने चाहिए 25। फिर मैंने उन 25 को टारगेट, पेपर में बैठा हुआ मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता था देखो पेपर इतना तो आता ही नहीं है कि मैं अच्छे से पूरा कर पाऊं। सही है, फेल तो दूंगा। अब सर ऐसा हुआ कि मैंने शुरू किया ना, और आप यकीन मानने आखिरी सवाल जो करा था ना, कसम खुदा की सर, उसमें ना मैं वो आखिरी सवाल पे मैं था, तो वैसे ही नहीं रहा था वो सवाल ना, टाइम भी कम, और वहां से घंटी बज गई। मैंने शुरू किया और घंटी बज गई, वो नहीं पेपर खत्म वाली, वो आगे की रो में था, मैं शुगर पीछे था, उसे छीनना शुरू, पेपर लेना शुरू की। अब मैं लिख रहा हूँ, साथ में आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा हूँ, मल्टीटास्किंग। अब यकीन माने जब मैं एंड में पहुंचा हूं ना, तो मैंने ऊपर देखा, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा ये कैसे पढ़ेगा, बट मैंने पेपर दे दिया। आप रिजल्ट आया मैं पास। और एक पेपर जो 4 पेपर दिए थे ना, उनमें से जिस पेपर को मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था कंपनी लॉ फाइनल का, उसमें फेल। उसमें सर उससे एक पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं 46, ये जो खास तौर पे लॉ के पेपर है ना, तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी कंपनी लॉ दे रहे हो। सर मैं क्यों फेल हुआ था उस पेपर में, सर मैंने ना एक टीचर के नोट से पढ़ा था, उसमें था कि अगर कोई फर्म का पार्टनर, 4 नंबर का सवाल था, सुनना, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उसने कुछ गलत काम कर दिया, फ्रॉड कर दिया, लड़की छेड़ दी, कुछ भी कर दिया, सही है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो तो क्या वो फर्म ऑडिट कर सकती है उसी किसी और क्लाइंट का। सही है ना, अगर एक पार्टनर, क्योंकि आपने पढ़ा हो ना लॉ में कि पार्टनर जॉइंटली सेवरली। अब सर की बुक में लिखा हुआ था नहीं, मैंने लिख दिया नहीं। अच्छा रिजल्ट आया 46 पे फेल। फिर मैंने ना अगली दफा जब ऑर्डिनेंस उठाई ना, उसमें लिखा था नहीं, लेकिन अगर फर्म ये कमिट करे कि वो पार्टनर किसी भी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा,
अगर फर्म ये कमिट करे कि उसने उस पार्टनर के खिलाफ एक्शन लिया है तो 3-4 तो कर सकता है। अब हमने क्या किया, समरी से पढ़ा, वो भी लॉ, उसमें लिखा था नहीं, हमने लिख दिया नहीं, हालांकि उसका जवाब था हाँ कर सकती है अगर यही बातें हो जाएं। सही है सर। तो फिर क्या हुआ सर, तो यहां से सीखिएगा स्टडी टेक्स्ट। उस टाइम पे स्टडी टेक्स्ट थ्योरी में तो भाई पढ़ लिया करना, कभी कभी टीचर्स की समरी में छोटे टॉपिक्स में बातें नहीं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू सर। और आखिरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, ये आईकेप के उससे मैं उठा रहा हूं, प्रेशर मैनेजमेंट। और आईकेप इसको कनेक्ट करता है कि अगर प्रैक्टिस कम हो, सही है तो। अब सर देखें प्रेशर मैनेजमेंट क्या होती है, वही है मैंने बताता हूं। बड़ा सवाल आपने गलती से उठा लिया, आप गए। एक आध सवाल को देख के कि आप डर गए तो आप गए, तो अगर आप गए तो फिर आप गए। सही है सर, यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। तो सर ये 3 मेन रीजंस ऑफ फेलियर हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह पूरी मेहनत होगी। सही है ना। स्टडी टेक्स्ट जैसे हम पढ़ाते हैं यहाँ पर तो हर टॉपिक में जो है ना स्टडी टेक्स्ट साथ होगी। यहाँ पर सर हर, आप ये समझे, मैंने कहा ना कि टॉपिक के सिवाय ये 3-4 के, सही ना, इनके भी नहीं है ना, तो इनके ऊपर एसीसी के बहुत सवाल है, तो हम एसीसी के सवालात के ऊपर जाएंगे। कल से हम इंशाल्लाह अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा IFRS 8। IFRS 8 से इंशाल्लाह जो है मैं आपको शुरू कराऊंगा। ये वाहिद टॉपिक है पूरी अकाउंटिंग की दुनिया में आपके लेवल पे, अब तक फाइनल में एक और मिलेगा जिसमें आप एक भी एंट्री बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे सर कि छोटे से इसके बोले वो दे देता हूं टीजर। सर यूनिलीवर के कितने ब्रांड हैं दुनिया भर में, तो पता नहीं हर मुल्क में अलग अलग है, जनरली कहते हैं 41 ब्रांड्स है। कितने ब्रांड्स हैं? पाकिस्तान में 21 ब्रांड है। कितने? यूनिलीवर के जब आप अकाउंट्स देखेंगे ना, सेल्स की एक फिगर आती है, रेवेन्यू, सेल्स, P&L के फेस पे। ब्रेकअप पे भी जो है ना डिटेल्स इतनी नहीं होती। आपका दिल नहीं चाहता कि आप ये देखें कि यार केचप कितनी बिक रही है, मायोनीज कितना बिक रहा है, लक्स कितना बिक रहा है, आपने बहुत यूज किया पूरे साल, लाइफ बॉय, सही है, आपका दिल चाहता ही नहीं चाहता। लेकिन सर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर बात नहीं करता था कि यूनिलीवर शेयर होल्डर का हक है। बताओ किसने कितना कमाया? भाई कोरोना में यूनिलीवर की सेल्स बराबर रही। अब एक सवाल हुआ कि यार लोग बाहर तो जा नहीं रहे, और जब ये लोग बाहर नहीं जाते तो रोज नहाते भी नहीं है, सही है, तो बोला भाई साबुन यूज नहीं कर रहे, शैम्पू भी नहीं कर रहे, बोला भाई कपड़े भी नहीं धुल रहे, सर्फ एक्सल, भाई मतलब कपड़े भी नहीं धो, सर्फ एक्सल, सनलाइट भी आपको यूनिलीवर का ही है। यार फिर सेल्स कैसे बराबर, सेल्स तो कम होनी चाहिए। पता चला यार घरों में बैठ करके ना मैगी के नाम पे कनौर की नूडल्स फोड़ रहे, नूडल्स की सेल्स बहुत बढ़ गई है ना भाई। घरों में बैठे हुए कुछ भी नहीं है तो क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स, ये वो खाना पीना है ना, तो जो उस टाइम पे उनका फूड सेगमेंट था वो क्या हो गया, लेकिन सर यूनिलीवर की अगर सिर्फ P&L देखें और अगर ये IFRS 8 ना हो ना, और मेजॉरिटी कंपनी में, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ब्रांड कितना कमा रहा है। एक वन लाइन सेल्स आ जाती है भाई, तो IFRS 8 के आने की जरूरत क्यों थी? इसने कहा मैं एक क्राइटेरिया बनाऊंगा, जो कंपनियां ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपनी सेल्स का प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज डिस्क्लोजर देंगी, अपनी कॉस्ट का डिस्क्लोजर देंगी। नहीं तो भाई मतलब ज्यादती है ना शेयर होल्डर के साथ, उसको लग रहा है कि यार फ्यूचर में दुनिया अगर चेंज होने वाली है। तो सर कल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह IFRS 8 से। कल की क्लास मैंने रखी है जुम्मे के बाद 2:30 बजे, सही है, 2:30 से लेकर इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी कितने बजे तक? CME कितने बजे? कल शायद नहीं, कल MFA लेंगे सर तला, कल वो MFA लेंगे, सही है ना। फिर अगले हफ्ते से हमारी जुम्मे को नहीं होगी, सही है ना। कल की क्लास बस ये रखी है, कितने लोग CMA में कंबाइन है, कॉस्टिंग ले रहे हैं, ठीक है, बढ़ लो अच्छे से कॉस्टिंग भाई इस दफा। चले सर, तो सर एक चीज, दूसरी चीज, बच्चों के दिमाग में अक्सर ये होता है कि यार FR1 निकले, कितने लोगों को डर लगता है कि FR1 निकले ना निकले।
देखिए मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह निकल जाएगा। सही है, आप सबका देखें, जिस बच्चे ने भी 80+ का पेपर किया है, सही है, और आपने इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, मैं आपको ये बात भी अभी से कह रहा हूँ, FAR1 का रिजल्ट इस दफा अच्छा आएगा। सही है, ICAP के अंदर मैंने ठीक ठाक फिकर देखी है। FAR2 का मैं नहीं कह सकता, सही है, और FAR2 का पेपर भी थोड़ा सा टेक्निकल आया था इस दफा, मतलब टेक्निकल तो मैं नहीं कहूंगा, उसने थ्योरेटिकल पोर्शन देखें। अब एक और बात मैं इसमें आपको सबको बताऊंगा, अब FAR2 में तो वो इस पे आ गया है कि वो देखो नहीं। अच्छा, एक आखिरी बात, ICAP जो है ना कॉपी करता है, देखें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ICAP कुछ चीजों में ICAW ACCA को कॉपी करता है। आपको पता है ACCA में अब क्या पैटर्न हो गया? ACCA में तो उन्होंने तो ऑफिशियली कह दिया है कि भैया देखो, हम अकाउंटिंग पूछेंगे नहीं, मतलब करवाएंगे नहीं, हम बोलेंगे लिख करके दो। अच्छा, ये ACCA ने कब किया? आज से 3-4 साल पहले। उस जमाने में ChatGPT नहीं आया था, सही है। तो ACCA ने कहा हम अकाउंटिंग करेंगे नहीं, हम अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो कंसल्टेंट का काम ही ये होता है कि यार आपसे किसी ने कोई केस दिया ना, उसको लिख करके पूरा एक्सप्लेन करे, समझे? तो दैट्स द केस। तो ICAP अब इस पे आ गया कि वो कहता है यार डिस्क्राइब कर दो, डिस्कस कर दो कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। वो ये नहीं कहता कंप्यूटेशन की तरफ जाओ। तो जज्बात का इजहार करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। चले सर, अब आज की क्लास की क्विकली स्टोरी टाइम पे आते हैं, और स्टोरी टाइम 5 मिनट का होगा। फिर इसके बाद आप लोगों के कोई भी सवालात होंगे, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन FAR1 के बारे में भी उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह निकलेगा। कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि आप लोग अगली और उसके अगले अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि अभी एक उड़ती उड़ती र्यूमर आई है कि शायद ICAP जो बच्चे ऑलरेडी स्कैफ की स्ट्रीम में है उनको बोले, नए बच्चों को जो सितंबर 25 से अप्लाई कर रहा है, जो ऑलरेडी कैफ में आ चुके हुए हैं, उनको बोले कि तुम सितंबर 25 पुरानी के हिसाब से दे दो। हो गए पास, क्वालिफाई हो गए तो सही है, नहीं तो फिर वो। तो आपके पास मार्च 25 की और सितंबर 25 की 2 अटेम्प्ट्स हैं, सही है ना। बाकी देखें ICAP चीजें क्लियर इंशाल्लाह करेगा। सर क्विकली आते हैं स्टोरी टाइम पर। अब देखें, आप जब आप स्टोरी टाइम में ना, तो आपका माइंड FAR2 से बनना शुरू हो जाए फॉर आगे की लाइफ, फर्म की लाइफ। तो आज मैं क्विकली एक बात करूंगा। सबसे पहले फर्म की लाइफ जरूरी, लेकिन उससे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने BCom में एडमिशन लिया हुआ है? मेरा बच्चा खुदारा BCom में, देखें आपके पास ऑप्शन क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है कि आप KU से जो पहले ADC अब होता है वो करें। ADC के बाद आप जो है 2 साल का उनका एक प्रोग्राम है, उसमें बच्चों को क्लास लेना उन्होंने कुछ मैंडेटरी सॉर्ट ऑफ किया हुआ है। लेकिन अगर आप सेटिंग अच्छी हो जाए और आप टीचर को ये बता देना कि यार मैं CA वाला हूँ, मेरे आर्टिकलशिप है, तो कंसीडर कर लेते हैं, नहीं करते। एक ऑप्शन ये कैफ के बाद, मतलब अभी से शुरू करते हैं। ADC तो आप अभी से कर सकते हैं, अभी से शुरू करना है तो। कैफ के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करें, ठीक है। वो आपका मेरे ख्याल में कोई 2 साल का प्रोग्राम है, बट वहाँ पर आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हो। आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन शायद अभी आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो तो कैफ के बाद तो लाजमी। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो कैफ करेंगे, उसके बाद ACC में एग्जामिशन लेंगे, उसके अंदर फिर आपको ACC का F7 जो कि रिपोर्टिंग की है, F8 जो कि ऑडिट है, और F9 जो कि MFA है, सही है ना। ये 3 पेपर देने होंगे, और उसके साथ आपको OBU की डिग्री के लिए थीसिस लिखनी होगी। तो आपको वो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी डिग्री मिल जाएगी, बट ये थोड़ा महंगा रूट हो जाता है, सही है। 3 पेपर फिर डिग्री, कुल मिला करके जो है ना, आप समझें कि अगर आप खुद से भी सब कुछ का, मतलब जो क्लासे वगैरह भी सब कुछ लेना, मतलब सेल्फ स्टडी पे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सर ये 2.5 लाख तक का खर्चा है, सही है। लेकिन ये कि डिग्री का एक शॉर्टेज, लेकिन डिग्री क्यों जरूरी है भाई? UAE में, USA में बगैर डिग्री के नौकरी नहीं मिल रही। सऊदीया ने ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली मसाइल शुरू कर दिए, कुछ की हो रही है, कुछ की नहीं हो रही है। हो सकता है अगले 1-2 सालों में सबका मसला वो कर दे। तो भाई यूरोप एक वाहिद कंट्री है जो कहती है कि भाई तू आ जा, लेकिन यूरोप भी एक बात कहती है,
अब उन्होंने शुरू कर दिया, खासतौर पर जो लंदन साइड है। देखो यूरोप में भी एक अच्छे मतलब थोड़े महंगे मुल्क हैं और थोड़े जहाँ पर आबादी कम है या महंगे, तो खैर वहाँ पे तो सभी महंगे हैं हमारे लिए। लग्जमबर्ग वगैरह कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो कहते हैं नहीं यार फाइनलिस्ट हो तो भी आ जाओ। बाकी यूरोप में कुछ कंट्रीज और भी अलाउ कर देते हैं, कुछ कंट्रीज वो कहती हैं कि भाई आपने क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, वो नहीं तो फिर बीकॉम काम आ जाता है। मतलब वहाँ पे वीजा के लिए आपको बीकॉम की जरूरत नहीं है, बट वो कहते हैं कि भाई आपके पास क्वालिफिकेशन जो है ना CA CCA सही है ना, कोई एक पूरी होनी चाहिए। अदर देन क्वालिफिकेशन पार्ट क्वालिफाइड हम बंदा नहीं रखते हैं, पार्ट क्वालिफाइड तो फिर आपके पास डिग्री जरूरी है, और अगर आप क्वालिफाइड है तो सर ये है। तो बीकॉम खुदारा सब बच्चे अभी नहीं, लेकिन प्लान जरूर करें आर्टिकलशिप के साथ। नहीं तो सर मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉबें हो के इसी वजह से फिर नहीं हो पाई, बाहर के बीकॉम नहीं था। और ये रियलिटी आप माने ना माने, आप में से 70-80% बच्चा बाहर ही जाएगा, पाकिस्तान में आप लोग नहीं टिकेंगे। तो सर ये थे आज की स्टोरी टाइम। किसी का कोई भी सवाल कॉम्बिनेशन के हवाले से, ऑनलाइन वालों पहले, फिजिकल वाले तो यहीं पे, कोई सवाल है मेरा बच्चा? पक्का नहीं है काजी, इंशाल्लाह आपको अगली क्लासों में। काजी की क्लासें अफेक्टिवली शुरू में, मैं काजी की क्लासें आपकी अफेक्टिवली शुरू हो जाएंगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से काजी इंशाल्लाह क्लासें लेना आपकी शुरू कर देंगे। हो सकता है कि काजी अगले हफ्ते भी एक आध क्लास ले लें। जी बेटा सुमेरा, कोई और सवाल किसी बच्चे का? टैक्स का रिजल्ट कैसा आएगा? टैक्स का रिजल्ट कैसा आएगा? टैक्स का पेपर क्या मुश्किल आया था? पूरा हो गया, पता नहीं कैसे पूरा हो गया। वेल्थ स्टेटमेंट पूछ ली थी। अब तो क्या इजी तो है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या मसला है? वेल्थ स्टेटमेंट तो यार इजी सी चीज है, एक दफा पहले भी आ चुकी है, एक दो दफा। चलें, और अब ऐसे पता है जो बच्चे फर्म में होते हैं ना उनको फायदा हो जाता है। पता है क्यों? उन्होंने अगर रिटर्न फाइलिंग की हुई होती है ना तो उसमें उनको पता होता है वेल्थ स्टेटमेंट कैसे चलती है। लेकिन कोई नहीं, कितने नंबर गई थी वेल्थ स्टेटमेंट? 7 नंबर। चलें जी, कोई और सवाल नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन देखिए इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं। अच्छा एक और चीज सुन लें, स्कीम जब चेंज हो रही होती है ना तो आईकेप थोड़ा हाथ हल्का रखना। आईकेप खुद चाहता है कि नए बच्चे नई स्कीम में रहें, पुराने वाले तो ये एक आईकेप की सुन्नत कह लें कि ये चीज है आईकेप की, ठीक है। चले जी, कोई और सवाल नहीं है मेरा बच्चा, ठीक है। हम बाकी फिजिकल का सवाल लेते हैं, हम इंशाल्लाह बनाएंगे कल 2:30 बजे क्लास से शुरू कर देंगे 2:40 तक। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई? थोड़ी जल्दी भी होती है नमाजें कहीं कराची में ना, बहुत सारी जगह पे। जी कोई सवाल कॉम्बिनेशन के हवाले से? अलग अलग कितने लोग हैं जो 4 पे जा रहे हैं इस टाइम में? माशाल्लाह, बस एक। कितने लोग हैं जो 3 पे जा रहे हैं? 2 वाले कितने हैं फिलहाल? यार ऑडिटिंग वाले 38 जो है ना काजी मोस्ट प्रोबेबली 38 से शुरू कराएंगे, सही है। 10:37 जो है ना इंशाल्लाह आप समझे अपने 3-4 टॉपिक मतलब ऑडिट पाने से पहले कर लेंगे। कोई और सवाल? किसी इंडिविजुअली भी आप लोग चाहें तो आ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। हम करेंगे कल इंशाल्लाह 2:45 बजे, 2:40 शुरू कर देंगे। यार मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा वर्चुअल थोड़ा सा महंगा हो जाता है, केयू से अफोर्डेबिलिटी तो वर्चुअल चले जाओ। वजह ये केयू में यार क्लासों के लिए जाना वो कुछ करते हैं 4 साल ये वो, तो ना वर्चुअल कहीं ना कहीं आपको कैफ के बाद एडजस्ट मार देता है। हाँ यार ये अच्छा रूट है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, दुनिया में एक चीज होती है पीयर प्रेशर। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई ना सीए फाइनल के, वो सब बोल रहे सर यही रूट सही है, इसी पे जाएंगे। हाँ जो आईकेप ने एक नई स्कीम लाया ना कि 2.5 साल में पहले तुम ट्रेनिंग कर लो फिर बाद में पेपर दो, ये उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जिसको फाइनेंशियल मसाइल है यार। क्योंकि भाई 2.5 साल में मैंने अगर एसीसी निकाल लिया ये चल नहीं, मैं भाई 2.5 साल बाद यार सी फाइनलिस्ट अगर अपने फर्म में काम कर लिया ना
तो उस टाइम पे अभी मेरे रेस्टोरेंट को 2.5 लाख की नौकरी मिली, चले उसके 3 पेपर लेते हैं सर, 1.25 1.5 की जो है ना, तुम लोग वैसे ही बीपीओ इंडस्ट्री अभी भी वैसी हुई है, बोलिए सीए फाइनल दो, बीपीओ मतलब जो रात का काम करवा दे तुमसे। हाँ स्टाइपेंड, देखो स्टाइपेंड का सबसे बड़ा पता है मसला क्या है, पेपर पास हो यार, स्टाइपेंड बड़ी ना, मैं कहता हूँ बच्चे का नुकसान होगा। वजह ये है कि यार मैं तो फर्म चला रहा हूँ ना सर, फर्म को सबसे बड़ा मसला होता है कैश फ्लो का, फर्म इंडक्शन कम कर, क्योंकि देखें हम बच्चे को स्टाइपेंड हर महीने देते हैं, ऑन एवरेज हमारा एक क्लाइंट ना हमें 3rd मंथ पेमेंट करता है। ऑडिट का क्लाइंट अगर जून ईयर एंड है ना, तो हमें पता है पेमेंट ऑडिट में तो कब आती है, नवंबर। तो आप समझ रहे हो फर्म को किसका मसला हो जाता है। तो चले मेरी फर्म में तो कोई 40 के करीब ट्रेनीज है माशाल्लाह, बाकी यार बिग 4 में तो एक सेक्शन के अंदर 300 ट्रेनीज है, 1200 1500। बिग 4 बिग 3 यूसुफ आदिल, सिर्फ यूसुफ आदिल ले गई, डिलाइट्स पूरे पहले वहाँ पर डिलाइट्स थी वो गई, अब वो जो आईसीएफ था ना कि पहले हम इसके एफिलिएशन में डिलाइट की, वो नाम वो भी चला गया। तो पाकिस्तान में बिग 3 है। ईवाई कह रहा है कि मैं बच्चे सीए वाले यहाँ पर नहीं रखूंगा, मेरा जो दूसरा यूएई वाला डिपार्टमेंट है ना उसमें रखूंगा, सही है। उसमें इसी तरीके से जो है केपीएमजी, अब देखो फर्म्स भी ना उसी मॉडल पे आ रही हैं, और मैं आपको फर्म्स कह रही हैं कि यार ये बहुत गलत है, फ्रेश बच्चा नहीं चाहिए यार, फ्रेश बच्चे को सिखाना दुनिया बहुत तेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चा। एक चीज कराची के बच्चों के लिए अच्छी है, शायद केपीएमजी ने कहा है कि हम पंजाब का बच्चा नहीं रखेंगे, पीडब्ल्यूसी भी कह रही है कि भाई मुश्किल ये, बोला यार बहुत अच्छा हुआ तो ही, क्योंकि बोला यार पंजाब के बच्चे आते हैं और वो 1 साल बाद भाग नहीं करते, नहीं भी भागते हैं ना, तो यार कुछ जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं, फैमिली का इशू हो गया, ये इशू हो गया। जैसे मेरा एक बड़ा मेन बंदा है तो सिंध का ही, लाड़काने का बच्चा है। अब कल एक क्लाइंट पे काम भी जोरों चल रहा, उसके दादा की तबीयत खराब हुई, उसको जाना पड़ा। तो आप समझे, तो फर्म कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि यार अब उस शहर का बच्चा रखे ना जिसमें बच्चा खुद हो, फैमिली यहीं पे हो। तो ये चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से केपीएमजी के पार्टनर ने कहा बोला बेटा डोमिसाइल चेक करेंगे इस दफा, क्या आपने डोमिसाइल जमा कराना है, आपने चेक करना है कि आप वाकई ही में कराची के हो या नहीं हो। हालांकि मैं कहता हूँ इतना इस एक मुल्क में इतना नहीं होना चाहिए ऐसा यार, पाकिस्तानी है सब। तो उन्होंने कहा यार यही मसाइल होते हैं, या तो ये भागने ही करते हैं या तो फिर ये छुट्टियों पे जाते हैं, तो लंबी छुट्टियों पे। सर आर्टिकलशिप 3 तरह की हो गई ना, तो कौन सी बेस्ट है? मेरे साथ में जो करंट सिस्टम है वही एकदम बेस्ट है। 2.5 साल वाले पे वो जाए जिसको कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है, और जो दूसरा ऑप्शन है उस पर मैं कहता हूँ बच्चे ना जाएं, कि पहले घर पे बैठकर आप 1 साल में, बेटा ये इसमें पता है मसला क्या, अल्लाह ना करे इसके अंदर एक ना सेल्फ डाउट, अगर आपने 2 साल लगा दिए और पेपर 4 सीए फाइनल के नहीं निकले ना, तो आपके जब दोस्त उस टाइम पे, तो हो सकता है कोई चीते दोस्त 2 साल में क्वालिफाई हो चुके हुए हो और आपके आर्टिकल्स भी शुरू ना हो, तो आपको जो उस टाइम पे प्रेशर फील होगा ना, तो आप बोलेंगे यार ये तो जिंदगी अलग जा रही है। अगर 2 साल में वो 4 पेपर नहीं पास हुए तो फिर क्या होगा? आर्टिकल शुरू करनी है तो फिर सही 2 स्टार्ट हो जाएगी यार। इतनी देर में अगर जो माशाल्लाह आप लोग 23 बच्चे हैं ना, अब 2 साल में सीए फाइनल की फर्म में बैठ के 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, और 2 महीने की छुट्टी मिलती है, मतलब एक पेपर की 15 दिन की, बहुत टाइम है भाई ये। कसम खुदा की हम लोग जब मिलती थी ना 2 महीने की, पहला महीना तो हम लोग तफरी करते थे, अगले महीने में टेंशन, क्योंकि पहला महीना अगर पढ़ लेना तो अगले महीने समझ में नहीं रहा तो करें क्या। अब आप सोचो, क्योंकि फर्म में आप लोग जाते हो ना, अभी तो जितने मेहनती आप हो ना उससे ज्यादा हो चुके होते हो, आपकी सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने की आदत हो गई होती है, तो आप 12 14 घंटे अगर पढ़ते हो ना, आपका माइंड माशाल्लाह खुलता है। तो आप, मैं आपको सच बताऊं, बच्चे जो कैफ में बैठे होते हैं, फाइनल में बैठे होते हैं, मैं बोलता हूँ तो कैफ में कितने बेवकूफाना सवाल पूछता था, बोलता था हाँ सर सही है। क्यों? क्योंकि सर माइंड एकदम खुल जाता है। फर्म में आप 4 क्लाइंट्स को देख लेंगे ना, आप बोलेंगे यार ये तो बहुत सारे बेकार सवाल हो जाते हैं। चलिए जी, किसी के इंडिविजुअल मसाइल है तो वो आ सकते हैं, बाकी लोग